भारत बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तान्या माथुर नई दिल्ली से और आप देख रहे हैं मिलेनियम न्यूज चैनल 24। आज मैं आपको दुनिया भर की ताज़ा और अहम खबरों से रूबरू करवाने जा रही हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों से। जन्म दिवस पर देश विदेश से प्रधानमंत्री मोदी को मिले शुभकामनाएं। पीएम बोले, आप सब मेरे परिवार हैं। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामला, यूपी एसटीएफ के एनकाउंटर में मारे गए दोनों शूटर। बीएमडब्ल्यू हादसा, बस और एम्बुलेंस को भी बनाया जाए आरोपी। पटियाला हाउस में आरोपी गगनप्रीत के वकील ने दी क्या दलीलें। देहरादून मसूरी मौसम खराब, 2500 पर्यटकों के लिए होटल मालिकों ने किया ये बड़ा काम। उद्धव ठाकरे का मनसे से गठबंधन पर रुख साफ, बोले गठबंधन के फैसले मैं लूंगा। प्रदूषण का हल निकालो, मजदूरों की रोजी रोटी मत छीनो, दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट। आतंकी न भूले तो फिर शुरू होगा ऑपरेशन सिंदूर, राजनाथ सिंह ने ट्रंप के दावों को भी दी खोली पोल। बाजार में अचानक जोरदार उछाल, दिग्गज शेयरों ने दिखाई मजबूती, सेंसेक्स 800 अंक चढ़ा। बाला साहेब ठाकरे की पत्नी मीनाताई की प्रतिमा पर रंग फेंकने से बवाल, शिव सैनिक ने जताया विरोध, कार्यवाही की मांग। पंजाब समेत सभी बाढ़ पीड़ितों को देंगे पीएम फसल बीमा योजना का पूरा लाभ, शिवराज का ऐलान। पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला होगा, दो इस्लामिक देशों के बीच नाटो जैसा बड़ा रक्षा समझौता। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में गोलीबारी, 3 पुलिस अधिकारियों की मौत, शूटर भी ढेर। चीनी कंपनियों पर बिफरे जाम्बिया के किसान, बोले पानी पीने लायक नहीं, फसल भी बर्बाद। मैं दोस्ती और सम्मान के साथ, पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर इटली की पीएम मेलोनी का सेल्फी वाला खास मैसेज। भावना पांडे ने शेयर की आर्यन खान की बचपन की तस्वीरें, बैट्स ऑफ बॉलीवुड के लिए दी शुभकामनाएं। चलिए विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर दुनिया भर से शुभकामनाएं आई। आम जनता से लेकर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और आध्यात्मिक गुरुओं तक सभी ने प्रधानमंत्री को दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए उनके नेतृत्व की सराहना की है। आप सभी मेरे परिवार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इन शुभकामना संदेशों को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, देश विदेश से अनगिनत शुभकामनाएं पाकर मैं अभिभूत हूँ, भावुक हूँ। इन संदेशों में जो स्नेह और आशीर्वाद का भाव है वो अत्यंत प्रेरणादायक है। आप सभी मेरे परिवार हैं और मैं अपने हर परिवारजन का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। नए भारत, समृद्ध भारत और सशक्त भारत। उन्होंने आगे कहा कि शुभकामनाओं में जताया गया विश्वास उनके लिए किसी शक्तिपुंज से कम नहीं है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वो इन संदेशों को केवल अपने लिए नहीं बल्कि नए भारत, समृद्ध भारत और सशक्त भारत के लिए आशीर्वाद मानते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से हर एक संदेश का जवाब नहीं दे सके, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन हर शुभेच्छा उनके दिल को छू गई है। प्रधानमंत्री मोदी को विश्व के कई शीर्ष नेताओं ने भी शुभकामनाएं भेजी और भारत के साथ अपने मजबूत संबंधों को और गहराने की बात कही। भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो के रिश्ते होंगे मजबूत। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके दूरदर्शी नेतृत्व और सुशासन की सराहना की। उन्होंने पीएम मोदी की उन घोषणाओं का भी धन्यवाद किया जिनसे त्रिनिदाद की जनता को लाभ हुआ है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब में लिखा, आपके गर्मजोशी भरे संदेश के लिए धन्यवाद। भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच मित्रतापूर्ण संबंध वर्षों से चले आ रहे हैं। मेरी कामना है कि ये संबंध आने वाले समय में और भी मजबूत हों। पॉप ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को दिया आशीर्वाद। पॉप लियो 14वें ने भी प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर उन्हें वेटिकन सिटी से विशेष आशीर्वाद भेजा। वेटिकन के सेंट पीटर स्क्वायर में बुधवार को आयोजित हुई पेपल ऑडियंस में लगभग 30,000 लोग शामिल हुए। इस अवसर पर पॉप ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वस्थ और लंबा जीवन होने की प्रार्थना की। पॉप ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को भी आशीर्वाद दिया और उनके प्रति सम्मान व्यक्त। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर के बाहर गोलीबारी में कथित रूप से शामिल रोहित गोदारा गोल्डी बराड गिरोह के 2 बदमाशों को पुलिस ने बुधवार को गाजियाबाद में ट्रोनिका सिटी के पास एक मुठभेड़ में मार गिराया। ये मुठभेड़ दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल एसटीएफ और
हरियाणा एसटीएफ के एक संयुक्त अभियान के तहत हुई। अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान हरियाणा के रोहतक निवासी रविंदर और सोनीपत निवासी अरुण के रूप में हुई है। हरियाणा एसटीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों को गोली लगने से मौत की पुष्टि की और बताया कि विशेष प्रकोष्ठ का एक जवान भी घायल हुआ है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के एक अधिकारी ने बताया, बरेली गोलीबारी मामले में दोनों बदमाशों की स्पष्ट भूमिका थी, जिसने हाई प्रोफाइल हस्तियों के आसपास सुरक्षा चिंताओं को जन्म दिया। इस घटना के जबरन वसूली से जुड़े होने का संदेह था। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि गिरोह के अन्य फरार सदस्यों का पता लगाने के लिए मामले की जांच जारी है। अज्ञात हमलावरों ने 12 सितंबर को तड़के 3:45 बजे पटानी के घरे बरेली स्थित आवास के बाहर गोली चलाई थी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी। बरेली कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराध के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की राज्य सरकार की नीति को दोहराते हुए मामले में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी कानून एवं व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली, खुफिया जानकारी जुटाई और पड़ोसी राज्यों के रिकॉर्ड का मिलान किया, जिससे शूटरों की पहचान रोहतक के कहानी निवासी रविंदर और सोनीपत के गोहाना रोड स्थित इंडियन कॉलोनी निवासी अरुण के रूप में हुई है। इससे पहले अधिकारियों ने बताया कि एसटीएफ की नोएडा इकाई और दिल्ली पुलिस की एक संयुक्त टीम ने गाजा के ट्रॉनिका सिटी में दोनों को पकड़ा। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में दोनों आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था। अमिताभ यश ने रविंद्र और अरुण दोनों के रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ गिरोह के सक्रिय सदस्य होने की पुष्टि की थी। रविंद्र का आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले भी कई मामलों में शामिल रहा है। उन्होंने बताया कि मौके से एक ग्लोक और एक जिगाना पिस्तौल के साथ भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए। बीएमडब्ल्यू क्रैश मामले में बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट में महिला आरोपी गगनप्रीत के बचाव और उनकी जमानत के लिए दलीलें पेश की गई। इस दलील में उनके वकील की तरफ से कहा गया कि जो घटना रविवार को हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि पूरे देश में हर साल 5000 सड़क दुर्घटनाएं सामने आती हैं। गगनप्रीत कौर को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि एक डीटीसी बस और उस एम्बुलेंस को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए जो करीब से निकल गए थे। इस पूरे केस ने देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है और लोगों ने इसे लेकर काफी नाराजगी जताई है। इस हादसे में वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई है, तो वहीं उनकी पत्नी संदीप कौर गंभीर रूप से घायल हैं। हर साल 5000 एक्सीडेंट। कौर के वकील और सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता की तरफ से ये टिप्पणियां उस समय की गई जब वो इस मामले में जमानत के लिए अपील कर रहे थे। पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को शनिवार तक के लिए टाल दिया है। कौर इस समय न्यायिक हिरासत में है। उनकी बीएमडब्ल्यू ने उस मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी जिसे नवजोत सिंह चला रहे थे। धौलाकुआं के पास हुए इस हादसे में उनकी पत्नी पीछे बैठी थी। एडवोकेट गुप्ता ने कोर्ट में कहा, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। हर साल 5000 केस होते हैं और वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये भी जानना चाहा कि उस डीटीसी बस के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई, जबकि पुलिस का दावा है कि बीएमडब्ल्यू से टकराने के बाद बाइक बस के नीचे आ गई थी। इसी तरह उन्होंने आरोप लगाया कि एक एम्बुलेंस उस इलाके से गुजरी, लेकिन उसने पीड़ितों की मदद करने से इनकार कर दिया। एडवोकेट गुप्ता ने कहा, एक एम्बुलेंस रुकी लेकिन उसने उन्हें ले जाने से मना कर दिया, ऐसे में तो वो भी दोषी है। पुलिस ने कहा कि क्रैश के बाद बाइक ने डीटीसी बस को टक्कर मारी, लेकिन पुलिस ने उस बस को जब्त क्यों नहीं किया? केस 10 घंटे के बाद दर्ज क्यों किया गया? पुलिस बेहद दबाव में है तो वो कुछ भी कर सकती है। हम याचना करते हैं कि मामले में डिप्टी कमिश्नर को भी गवाह बनाया जाए। क्यों लगाई गई धारा 105? आरोपी ने इस पूरे मामले में भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 105 लगाने के पुलिस के फैसले पर भी सवाल उठाया है। इस धारा के तहत जो कोई भी गैर इरादत हत्या करता है उसे आजीवन कारावास या कम से कम 5 साल की कैद और 10 साल तक की सजा हो सकती है। उन्होंने कहा, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 जो भारतीय दंड संहिता की धारा 105 के बराबर है, कैसे लगाई गई? जांच अधिकारी इच्छा अच्छी तरह से जानते हैं कि उपधारा ए या बी को शामिल किया जाना चाहिए। मेरी समझ धारा 304(2) से है, जो अदालत को मुझे जमानत देने का अधिकार देती है। वो कह रहे हैं कि पीड़ितों को दूर किसी अस्पताल में ले जाने पर धारा 304 लगती है।
क्यों ले गई 19 किलोमीटर दूर? वो आरोपी की तरफ से दोनों बाइक सवारों को दुर्घटना स्थल से 19 किलोमीटर दूर एक अस्पताल ले जाने के फैसले पर शुरुआती संदेह की ओर इशारा कर रहे थे। बाद में पता चला कि कौर के पिता उस अस्पताल के सह मालिक हैं। इससे पुलिस को शक हुआ कि क्या मामले को दबाने या एविडेंसेस को बदलने या खत्म करने का प्रयास किया गया था। आरोपी के वकील ने कहा कि अगर मामला महिला का है तो आप मौत और उम्र कैद की सजा वाले मामले में भी जमानत दे सकते हैं। धारा 105 के अलावा आरोपी पर बीएनएस की धारा 281 तेज गति से गाड़ी चलाना और धारा 125 भी दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। खुद आईसीयू में और घायल स्ट्रेचर पर। हालांकि अभियोजन पक्ष ने जानना चाहा कि आरोपी ने दुर्घटना के 5 घंटे बाद ही पुलिस को क्यों सूचित किया। उन्होंने कहा अगर उसे पता था कि पीड़ित को इतनी गंभीर चोटें आई हैं तो वह उन्हें नजदीकी अस्पताल क्यों नहीं लेके गई। दिल्ली पुलिस ने यह भी दावा किया कि आरोपी महिला घटना में घायल नहीं हुई थी। अभियोजन पक्ष ने कहा गगनप्रीत अपने बच्चों को कार से बाहर निकालती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन बाद में वो खुद आईसीयू में एडमिट हो जाती हैं। ये कैसे संभव है? पीड़ितों को अस्पताल ले जाने के बाद घायलों को बस स्ट्रेचर पर रखा जाता है, लेकिन जो व्यक्ति इधर उधर भाग रहा था उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया। ऐसा कैसे हुआ कि उसने दुर्घटना के से कम 5 घंटे बाद तक पुलिस को इन्फॉर्म ही नहीं किया। अभियोजन पक्ष ने बताया कि पीड़ितों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले कैब ड्राइवर ने भी कौर को उन्हें कहीं करीब के अस्पताल ले जाने की सलाह दी थी, लेकिन कौर ने उन्हें अपनी पसंद के अस्पताल में ले जाने पर जोर दिया। बादल फटने और भारी बारिश के बाद देहरादून और पर्यटक स्थल मसूरी को जोड़ने वाली सड़क के लगातार दूसरे दिन भी बंद रहने के कारण बुधवार को करीब 2500 पर्यटक मसूरी में फंस गए हैं। देहरादून के विभिन्न हिस्सों में मंगलवार तड़के बारिश संबंधी घटनाओं में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि मसूरी जाने वाला रास्ता भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी अतिवृष्टि से नुकसान हुआ। अधिकारियों के अनुसार कोलू खेत में एक वैकल्पिक बेली पुल बनाया जा रहा है और इसके बुधवार रात तक हल्के वाहनों के लिए खुलने की संभावना है। अभी लगेगा थोड़ा समय। देहरादून मसूरी मार्ग कई स्थानों पर टूट गया है, जिसके कारण पुलिस को पर्यटकों एवं अन्य लोगों से अपने स्थानों पर ही रुकने की अपील की गई है। कहा गया कि जब तक सड़क संपर्क बहाल नहीं होता वे अपने होटल, घरों या होम स्टे में ही रुके रहें। मसूरी में एक पुलिस अधिकारी ने कहा मार्ग पर 2 स्थानों पर मलबे को आंशिक रूप से हटा दिया गया है, लेकिन कोलू खेत में वैकल्पिक पुल की स्थापना में थोड़ा और समय लग सकता है। उन्होंने बताया कि देहरादून वाला मार्ग बाधित होने से वर्तमान में मसूरी में 2500 पर्यटक फंस गए हैं। मसूरी में फंसे थे ज्यादा पर्यटक। कोल्हू खेत में पुल स्थापना के काम की निगरानी कर रहे आईएएस अधिकारी राहुल आनंद ने बताया कि मंगलवार को मसूरी में फंसे पर्यटकों की संख्या कहीं ज्यादा थी। हालांकि उन्होंने कहा कि कई पर्यटक बुधवार को विकासनगर होते हुए लंबे मार्ग से निकल गए। उन्होंने कहा कि विकासनगर वाला मार्ग भी मंगलवार को बंद था, लेकिन वो बुधवार को यातायात के लिए खुल गया। उन्होंने कहा ये पुल 1 से 2 घंटे में पूरा हो जाएगा, फिर हम इसे हल्के वाहनों के लिए खोल देंगे। इससे कोल्हू खेत से आगे सड़क पर जमा मलबे को साफ करने के लिए जेसीबी जैसी भारी मशीन लाने में भी मदद मिलेगी। देहरादून से मसूरी की दूरी केवल 35 किलोमीटर है, लेकिन विकासनगर वाले वैकल्पिक मार्ग से ये दूरी 80 किलोमीटर हो जाती है। होटल मालिकों ने दिखाई दरियादिली। एक और अधिकारी ने बताया कि देहरादून मसूरी मार्ग बाधित होने के कारण मसूरी में अधिक समय तक रुकने को मजबूर पर्यटकों की असुविधा को देखते हुए मसूरी होटल मालिक संघ ने उदारता दिखाते हुए उन्हें मंगलवार को एक रात के लिए निःशुल्क ठहरने की सुविधा प्रदान की। मसूरी होटल मालिक संघ के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा यह सुविधा मंगलवार को केवल एक रात के लिए दी गई थी, लेकिन अब आगे मसूरी के होटलों में निःशुल्क ठहरने की कोई सुविधा नहीं है। बुधवार देर रात तक सड़कों के खुल जाने की संभावना है। इसके बाद पर्यटक अपनी सुविधा के अनुसार यहां से जा सकते। मुंबई में आगामी बीएमसी चुनाव की तैयारियों के लिए शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिवसेना भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में उन्होंने मुंबई के सभी विभाग और शाखा प्रमुखों को संबोधित किया। बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के साथ संभावित गठबंधन को लेकर अपना रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि गठबंधन का फैसला वो खुद लेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं को सभी वार्डों में पूरी जानकारी करनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि इस तैयारी से अगर मनसे में गठबंधन होता है तो उन्हें भी सहयोग मिल सके। ठाकरे
ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को यह भी समझाया कि भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और मुख्यमंत्री क्यों केवल उनकी आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, भाजपा और मुख्यमंत्री सिर्फ हमारी ही आलोचना कर रहे हैं, उन्हें कांग्रेस और एनसीपी की आलोचना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें सिर्फ ठाकरे की जरूरत है। उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारी के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि चुनाव में अब सिर्फ 100 दिन बचे हैं, इसलिए पूरी ताकत से तैयारी करें और विपक्ष को हराने का संकल्प लें। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जो लोग पार्टी छोड़कर गए थे और अब वापस आना चाहते हैं, उन्हें चुनाव में उम्मीदवारी नहीं दी जाएगी। उन्होंने गठ प्रमुखों और शाखा प्रमुखों को पार्टी का आधार स्तंभ बताते हुए याद दिलाया कि भाजपा ने उनकी पार्टी और चुनाव चिन्ह चुराया है। सुप्रीम कोर्ट सर्दियों में दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इसका दिहाड़ी मजदूरों की आजीविका पर बुरा असर पड़ता है। कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग सीएक्यूएम को निर्देश दिया कि वो राज्यों के साथ मिलकर 3 महीने के भीतर इस समस्या का कोई वैकल्पिक हल निकाले, जिससे प्रदूषण नियंत्रण के साथ साथ मजदूरों का काम भी जारी रह सके। कई श्रमिकों को मुआवजा नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने सीएक्यूएम को निर्देश दिया कि वो सर्दियों के मौसम में निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के संभावित विकल्प का पता लगाने के लिए सभी संबंधित हितधारकों के साथ विचार विमर्श करे। अदालत ने दलील दी कि इस तरह का प्रतिबंधात्मक आदेश प्रतिकूल है, क्योंकि कई श्रमिकों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। पीठ ने कहा कि निर्माण कार्य रोकने के अन्य परिणाम भी हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में आने वाले श्रमिक इस अवधि के दौरान बिना किसी काम के होते हैं। जहां तक उक्त श्रमिकों को दिए जाने वाले मुआवजे का सवाल है, इस अदालत के समक्ष कई आवेदन दायर किए गए हैं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि मुआवजे का उचित भुगतान नहीं किया गया है। पीठ ने कहा कि हम सीएक्यूएम को निर्देश देते हैं कि वे निषेधात्मक आदेश के विकल्प के बजाय प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस योजनाओं के बजाय प्रदूषण को रोकने के लिए सभी राज्यों में विचार विमर्श करें। आज से 3 सप्ताह की अवधि के भीतर ऐसा ही किया जाएगा। दरअसल पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट सीएक्यूएम ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली एनसीआर में अपने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप उपायों के एक भाग के रूप में सर्दियों के मौसम में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। फरवरी में जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने निर्देश दिया कि एनसीआर राज्यों की गतिविधियों के बंद होने से प्रभावित निर्माण श्रमिकों को मुआवजा देना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मई महीने में भारत पाकिस्तान संघर्ष में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के दावों से साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण स्थगित नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि एक द्विपक्षीय मुद्दा है और भारत किसी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये जो सीजफायर हुआ है किसी के हस्तक्षेप के कारण हुआ है। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि किसी के हस्तक्षेप के कारण आतंकियों पर कार्रवाई स्थगित नहीं की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित, आगे यदि कोई आतंकी वारदात होती है तो फिर से ऑपरेशन सिंदूर होगा। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार के ताजा बयान का जिक्र कर कहा कि डार ने भी साफ कहा है, इंडिया रिजेक्टेड थर्ड पार्टी रोल टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट। ये द्विपक्षीय मामला है, कोई तीसरा पक्ष हमारे मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों की कार्रवाई की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने पहलगाम आकर धर्म पूछकर हमारे लोगों को मारा, लेकिन हमारी सेना के जवानों ने उनको मारा तो धर्म पूछकर नहीं मारा बल्कि कर्म देख कर मारा है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा मौलिक अंतर है। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का उल्लेख करते हुए जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर मोहम्मद इलियास कश्मीरी के ताजा वीडियो की बात की। उन्होंने कहा कि जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर ने स्वीकार किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर में हुए हमले में खूंखार आतंकी मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। राजनाथ ने कहा कि हमारा धैर्य हमारी ताकत है, इसे कमजोरी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। जैसे बातचीत से समाधान न निकलने पर सरदार पटेल ने हार्ड पावर का रास्ता चुना, वैसे ही हमने भी किया है। चाहे 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक या फिर 2015 का ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने साबित किया है कि जो लोग बातचीत या सद्भावना की भाषा नहीं समझते, उन्हें हम उसी भाषा में जवाब देना जानते हैं जिसे वो समझते हैं। राजनाथ ने कहा
कहा कि आज का भारत केवल बातचीत की टेबल पर नहीं बल्कि दुश्मन की आंखों में आंख डालकर जवाब देने में सक्षम है। राजनाथ ने यह भी कहा कि दुनिया के सबसे धनी और सबसे शक्तिशाली लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि भारत ने कभी किसी शक्ति के सामने सिर नहीं झुकाया और ना ही भविष्य में कभी झुकाएगा। इस कार्यक्रम में जुबली बस स्टेशन के पास कैंटोनमेंट पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। समारोह में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, गजेंद्र सिंह शेखावत और बंदी संजय कपूर सिंह सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। यह समारोह तेलंगाना में इस दिवस के स्वरूप को लेकर लंबे समय से चल रही राजनीतिक बहस के बीच मनाया जा रहा है। बीजेपी और केंद्र सरकार इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार इसे तेलंगाना प्रज्ञापन के तौर पर मनाती है। टाटा कैपिटल को भारतीय बाजार रेगुलेटर यानी सेबी से शेयर बाजार में उतरने की मंजूरी मिलने के एक महीने से कुछ ज्यादा समय में इस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ने सोमवार को अनिवार्य लिस्टिंग के लिए अपने अपडेटेड ड्राफ्ट पेपर्स दाखिल कर दिए हैं। इस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में आईपीओ के टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड 23 करोड़ शेयर बेचेगी, जबकि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन 3.58 करोड़ शेयर और बेचेगा। कंपनी नई पूंजी जुटाने के जरिए 21 करोड़ शेयर भी जारी करेगी। मिलेनियम प्रॉफिट ने पहले ही इस ऑफर के बारे में विस्तृत जानकारी दे दी थी। वर्तमान में टाटा सन्स के पास इस एनबीएफसी में पूरी तरह से डाइल्यूटेड आधार पर 88.6% हिस्सेदारी है, जबकि टाटा समूह की अन्य कंपनियों के पास 7% हिस्सेदारी है। आईएफसी के पास वर्तमान में कंपनी में 1.8% हिस्सेदारी के बराबर 7.16 करोड़ शेयर हैं। आईपीओ के पैसे का इस्तेमाल। टाटा कैपिटल का प्रस्ताव है कि नए पब्लिक इश्यू से प्राप्त राशि का उपयोग अपने टियर 1 पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए किया जाए, ताकि व्यवसाय के विकास से उत्पन्न होने वाली भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं, जिसमें आगे उधार देना भी शामिल है, को पूरा किया जा सके। कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, बीएनपी पारिबास, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड इस निर्गम के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं। टाटा कैपिटल ने बाजार में अपनी शुरुआत से पहले कोई प्री आईपीओ प्लेसमेंट की योजना नहीं बनाई है। आईपीओ की राह। पिछले महीने टाटा कैपिटल के बोर्ड ने राइट्स इशू के जरिए 1752 करोड़ रुपए और बॉन्ड के जरिए 30,000 करोड़ रुपए तक जुटाने की मंजूरी दी थी। इससे पहले कंपनी ने फरवरी के अंत में राइट्स इशू के जरिए 1500 करोड़ रुपए जुटाए थे। टाटा सन्स ने अपनी पूरी हिस्सेदारी खरीद ली, जबकि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन सहित अन्य छोटे शेयर धारकों ने भी इसमें भाग लिया। कंपनी ने कहा कि वो इस राशि का इस्तेमाल आगे और उधार देने और अपने लेवरेज रेशियो में सुधार के लिए करेगी। मिलेनियम प्रॉफिट ने पिछले महीने बताया था कि टाटा कैपिटल ने गोपनीय रूप से दायर किए गए ड्राफ्ट पेपर्स को देश के मार्केट रेगुलेटर ने मंजूरी दे दी है। टाटा समूह की वित्तीय सेवा शाखा लंबे समय से पब्लिक लिस्टिंग की तैयारी कर रही थी और टाटा मोटर्स फाइनेंस के साथ विलय के लिए एनसीएलटी की मंजूरी मिलने के बाद बाजार नियामक के पास प्रारंभिक दस्तावेज दाखिल करने की योजना बना रही थी। लिस्टिंग के बाद टाटा कैपिटल सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली टाटा समूह की 17वीं कंपनी होगी। वित्तीय वर्ष 2025 के लिए टाटा की वित्तीय सेवा शाखा ने 3655 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 3327 करोड़ रुपए से अधिक है, जबकि इसकी आय 18,175 करोड़ रुपए से बढ़कर 28,313 करोड़ रुपए हो गई है। मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क इलाके में रविवार सुबह हुई एक घटना ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की पत्नी और उद्धव ठाकरे की मां मीना ठाकरे, मीनाताई की प्रतिमा पर अज्ञात लोगों ने लाल रंग फेंक दिया। सुबह करीब 10 बजे हुई इस घटना के बाद ठाकरे गुट शिवसैनिक आक्रामक हो गए और बड़ी संख्या में शिवाजी पार्क पर जमा होकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। शिवसैनिकों में आक्रोश, प्रतिमा पर रंग फेंके जाने की खबर फैलते ही आसपास के इलाके में तनाव का माहौल बन गया। शिवसैनिक प्रतिमा के पास पहुंचे और स्याही हटाने की कोशिश करने लगे। कई कार्यकर्ताओं ने मूर्ति की सफाई भी की। इस दौरान उद्धव गुट के सांसद अनिल देसाई मौके पर पहुंचे और मीडिया से बातचीत करते हुए ये केवल एक मूर्ति का नहीं बल्कि भावनाओं का अपमान है। बुल्ढाना तक पहुंचा विरोध। ये मामला केवल मुंबई तक सीमित नहीं रहा। बुल्ढाना जिले में भी उद्धव गुट के शिवसैनिक सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। एक्शन में पुलिस। मुंबई पुलिस ने इस घटना को गंभीरता
गंभीरता से लिया। मामले में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आरोपी की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जांच के लिए 8 टीमों का गठन किया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शिंदे गुट ने भी जताया विरोध। मीना ठाकरे स्मारक पर रंग फेंकने की घटना को लेकर शिंदे गुट भी सक्रिय हो गया। उनकी ओर से शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन को पत्र सौंपकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की गई है। शिंदे गुट के नगर सेवक समाधान सरवणकर ने कहा कि ये सिर्फ एक मूर्ति का नहीं बल्कि मराठी अस्मिता का अपमान है और ऐसे कृत्यों की कड़ी निंदा की जाती है। ये घटना निंदनीय है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये घटना निंदनीय है और इसके पीछे जो जिम्मेदार है उसको ढूंढ कर निकालना होगा। ऐसी घटना सिर्फ 2 प्रकार के लोग ही कर सकते हैं। एक जो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते, लावारिस है, वो इस प्रकार की घटना कर सकते हैं। और दूसरा, जिस प्रकार मोदी जी की मां को लेकर एक असफल प्रयास बिहार बंद करने का किया गया, वैसे ही महाराष्ट्र में दंगा भड़काने का प्रयास हो सकता है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और मैं सभी शिव सैनिकों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 के लिए 362.5 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 में 2 दिन तक केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच हुई विस्तृत चर्चा के बाद यह लक्ष्य तय किया गया है। इसका ऐलान करते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा, राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 में वर्ष 2025-26 के लिए 362.5 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि यह आंकड़ा पिछले वर्ष 341.55 मिलियन टन का था। इन फसलों के रिकॉर्ड में उत्पादन दर्ज कृषि मंत्रालय के मुताबिक धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली और सोयाबीन जैसी प्रमुख फसलों में रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया गया है। इसकी वजह से देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़ गया है। शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2024-25 में 353.96 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 21.66 मिलियन टन से अधिक है। धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली व सोयाबीन जैसी प्रमुख फसलों में रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया गया है। निर्धारित लक्ष्य 341.55 मिलियन टन से यह 12.41 मिलियन टन अधिक है। बाढ़ का खेती किसानी पर असर। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बाढ़ प्रभावित राज्यों की स्थिति को लेकर भी चर्चा की और कहा कि सरकार की तरफ से पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण कुछ राज्य विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं, जिसमें पंजाब, हिमाचल, जम्मू, उत्तराखंड, हरियाणा, असम शामिल हैं। इन राज्यों में मदद के लिए कोई कमी नहीं रखी जाएगी। किसानों को बीमा लाभ देने की पूरी कोशिश। कृषि मंत्रालय के मुताबिक जो राज्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर हैं, पूरी कोशिश है कि पंजाब में किसानों को बीमा राशि का उचित और त्वरित लाभ मिल सके। बैठक में रबी की फसल के लिए बीज की मौजूदा उपलब्धता पर भी चर्चा हुई। बुवाई के लक्ष्य के तहत 229 लाख मीट्रिक टन बीज की जरूरत है, लेकिन अभी इससे भी अधिक मात्रा में 250 लाख मीट्रिक टन के करीब बीज उपलब्ध हैं। खाद के संकट पर क्या बोले शिवराज? सवाल। कृषि के दृष्टिकोण से अहम राज्यों जैसे बिहार और तेलंगाना में जारी खाद संकट पर भी उठा। इस पर कृषि मंत्री ने कहा, वर्षा एवं अन्य परिस्थितियों के कारण क्रॉप पैटर्न में बदलाव आता है। इस साल वर्षा अच्छी मात्रा में हुई है, जिस कारण बुआई के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। खाद की अतिरिक्त मांग की ये वजह भी हो सकती है। खाद और उर्वरक की पूरी आपूर्ति की जाएगी। राज्यों की मांग के आधार पर जितनी भी आवश्यकता होगी खाद उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय से लगातार संपर्क है। रबी फसलों के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने रबी फसलों के लिए 3 अक्टूबर से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। पिछली बार की तरह ही इस बार भी चलाकर वैज्ञानिकों की 2000 से अधिक टीमें गांव-गांव भेजी जाएंगी, जो किसानों को समुचित जानकारी देगी। इन टीमों में केंद्र और राज्य के कृषि विभाग के अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक रहेंगे। साथ ही कृषि विश्वविद्यालयों, एफपीओ और प्रगतिशील किसानों का भी इसमें प्रतिनिधित्व होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बुधवार 17 सितंबर को एक बड़े रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये रक्षा समझौता भारत के लिए भी सामरिक रूप से अहम है, क्योंकि इसके तहत पाकिस्तान या सऊदी दोनों में से किसी भी देश के खिलाफ किसी भी आक्रामकता को दोनों के खिलाफ आक्रामकता माना जाएगा। ये कुछ ऐसा ही समझौता है जो पश्चिमी देशों के संगठन नाटो में देखा जाता है। वहां भी एक पर हमला सब पर हमला माना जाता है।
पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की रियाद की राजकीय यात्रा के दौरान इस रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर मोहर लगी है। समझौते पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलाम और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता उस समय हुआ जब कुछ दिन पहले ही मिडिल ईस्ट के देश कतर में हमास नेताओं को निशाना बनाकर इजराइल में हमले किए गए थे। इजराइल के इस कदम ने उन खाड़ी देशों में असुरक्षा की लहर दौड़ गई जो अपनी सुरक्षा के लिए लंबे समय से अमेरिका पर निर्भर हैं। दोनों देशों में क्या समझौता हुआ है? पाकिस्तान पीएम कार्यालय के एक बयान में समझौते पर हस्ताक्षर की घोषणा की गई, जिसमें कहा गया कि किसी भी देश के खिलाफ किसी भी आक्रामकता को दोनों के खिलाफ आक्रामकता का कार्य माना जाएगा। इसमें लिखा गया है यह समझौता अपनी सुरक्षा बढ़ाने, क्षेत्र और दुनिया में सुरक्षा और शांति प्राप्त करने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के पहलुओं को विकसित करना और किसी भी आक्रामकता के खिलाफ संयुक्त प्रतिरोध को मजबूत करना है। समझौते में कहा गया है कि किसी भी देश के खिलाफ कोई भी आक्रामकता दोनों के खिलाफ आक्रामकता मानी जाएगी। भारत की नजर से मई में पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू करके उसे घुटनों पर ला दिया था। इस तीव्र संघर्ष में मिसाइल, ड्रोन से लेकर आर्टिलरी फायर तक सभी इस्तेमाल किया गया था। ये 1999 के बाद से इन परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच सबसे बड़ी झड़प थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल में ही सऊदी अरब की यात्रा पर थे। उन्होंने पहलगाम हमले के बाद अपनी ये यात्रा बीच में ही खत्म कर दी थी और भारत लौट आए थे। सऊदी सालों से दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत को तेल का प्रमुख आपूर्ति करता रहा है। भारत की तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था और पेट्रोलियम आयात पर बहुत अधिक निर्भर करती है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार सऊदी अरब इसका तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। वहीं इस्लामाबाद ने दशकों से सऊदी अरब के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे हैं। अनुमान है कि इसके 2.5 मिलियन से अधिक नागरिक सऊदी अरब में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए सऊदी लंबे समय से आर्थिक सहायता का गढ़ रहा है। अमेरिका के दक्षिणी पेंसिल्वेनिया में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां 3 पुलिस अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। गवर्नर जोश शापिरो ने कहा, हम अधिकारियों के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस देश की सेवा की। गोलीबारी नॉर्थ कोडोरोस टाउनशिप के पास। उन्होंने आगे कहा, इस तरह की हिंसा ठीक नहीं है। हमें एक समाज के तौर पर काम करने की जरूरत है। अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी फिलाडेल्फिया से लगभग 185 किलोमीटर पश्चिम में नॉर्थ कोडोरस टाउनशिप के क्षेत्र में हुई, जो मैरीलैंड सीमा से ज्यादा दूर नहीं है। मामले की होगी निष्पक्ष जांच। पेंसिल्वेनिया राज्य पुलिस आयुक्त क्रिस्टोफर पेरिस ने कहा, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम इस मामले की पूरी निष्पक्ष जांच नहीं कर लेते। अटॉर्नी जनरल पामेला बॉन्डी ने पुलिस के खिलाफ हिंसा को एक समाज पर अभिशाप बताया। उन्होंने कहा कि स्थानीय अधिकारियों को हर संभव मदद की जा रही है। अस्पताल में हो रहा घायलों का इलाज। यॉर्क अस्पताल ने 2 गंभीर रूप से घायल लोगों का इलाज शुरू कर दिया है और सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। हालांकि अभी पुलिस की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि फरवरी में भी क्षेत्र में गोलीबारी देखने को मिली थी, जब पिस्तौल और जिप टाई से लैस एक व्यक्ति ने अस्पताल में आईसीयू में घुसकर उसने गोलीबारी से पहले स्टाफ सदस्यों को बंधक बना लिया। इस घटना में आरोपी और एक पुलिस ऑफिसर की मौत हो गई थी। मध्य अफ्रीका के जाम्बिया में किसानों ने चीन से जुड़ी 2 कंपनियों के खिलाफ 80 अरब डॉलर का मुकदमा दायर किया है। किसानों ने फरवरी में तांबे के खनन से निकले कचरे को संग्रहित करने वाली एक बांध के ढह जाने के बाद हुए पारिस्थितिक असंतुलन के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया है। मछलियों की बड़ी संख्या में हुई मौत। कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार किसानों ने अदालती दस्तावेजों में कहा कि लाखों लीटर अत्यधिक अम्लीय पदार्थ जल मार्गों में फैल गया, जिससे मछलियों की बड़ी संख्या में मौत हो गई है। पानी पीने योग्य नहीं रहा और फसलें नष्ट हो गई। ये मुकदमा ग्रामीण, जिनमें ज्यादातर किसान हैं, चीन की सरकारी कंपनियों की सहायक कंपनियों सिनो मेटल्स, लीज जाम्बिया और एनएफसी अफ्रीका माइनिंग के खिलाफ लड़ रहे हैं। तांबा खनन क्षेत्र के लगभग 3 लाख परिवार प्रभावित किसानों ने अदालत को बताया कि इस रिसाव से तांबा खनन क्षेत्र के लगभग 3 लाख परिवार प्रभावित हुए हैं और ये जाम्बिया के इतिहास की सबसे बड़ी पर्यावरणीय आपदा है।
किसानों ने तर्क दिया कि बांध टूटने के कई दिनों बाद तक उन्हें पानी की अत्यधिक विषाक्त प्रकृति के बारे में अनभिज्ञ रखा गया था। अमेरिकी दूतावास ने अगस्त में एक स्वास्थ्य चेतावनी जारी की थी, जिससे क्षेत्र में पानी और मिट्टी के व्यापक प्रदूषण को लेकर लोग चिंतित हुए। 176 किसानों के एक समूह ने जाम्बिया की राजधानी लुसाका स्थित उच्च न्यायालय में अपने समुदाय की ओर से दस्तावेज दायर किए हैं। बांध के ढहने से कई कारण। ये बांध सिनोमेटल्स लीज जाम्बिया के स्वामित्व में था और एनएफसी अमेरिका माइनिंग के भू क्षेत्र में स्थित था। किसानों के अनुसार बांध के ढहने के कई कारण थे। इनमें इंजीनियरिंग की खामियां, निर्माण संबंधी खामियां और संचालन संबंधी कुप्रबंधन शामिल थे। कंपनियों ने अभी तक मुकदमे पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन सिनोमेटल्स लीज जाम्बिया ने पहले कहा था कि लगभग 50,000 घन मीटर रिसाव हुआ था। कंपनी ने 3 सितंबर को एक बयान में कहा, पता चलने के कुछ ही घंटों के भीतर टेलिंग्स रिसाव और दरार पर तुरंत नियंत्रण पा लिया गया। पीड़ितों ने बताई अपनी समस्या। अदालत के दस्तावेजों में कहा गया कि पीड़ितों ने पेशाब में खून और सीने में जकड़न जैसी सहित कई बीमारियों के लक्षण बताए। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि कुएं प्रदूषित थे और फसलों का भी प्रयोग नहीं किया गया था। यही वजह है कि उन्हें जलना पड़ा। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने आपदा से प्रभावित लोगों को तत्काल और अति आवश्यक सहायता प्रदान करने और संपूर्ण स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय आकलन के लिए $2 करोड़ के आपातकालीन कोष की मांग की। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने बुधवार 17 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। पीएम मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और भारत की प्रगति को लेकर उनकी प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। मेलोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी के साथ सेल्फी फोटो डालते हुए इतालवी भाषा में लिखा, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। उनकी ताकत, उनका दृढ़ संकल्प और लाखों लोगों का नेतृत्व करने की उनकी क्षमता प्रेरणा का स्रोत है। मैं दोस्ती और सम्मान के साथ भारत को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने और हमारे राष्ट्रों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके स्वास्थ्य और ऊर्जा की कामना करती हूं। पीएम मेलोनी की शुभकामनाओं के साथ साथ तमाम वर्ल्ड लीडर्स ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे पहले विश करते हुए दिखे। उन्होंने फोन कॉल के जरिए पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों पर भारत के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी और उन्हें अपना अच्छा दोस्त नरेंद्र कहा। यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। सुनक ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए बहुत खुशी हो रही है। इस अनिश्चित समय में हम सभी को अच्छे दोस्तों की जरूरत है और मोदी जी हमेशा मेरे और ब्रिटेन के अच्छे दोस्त रहे हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे ने अपने संदेश में कहा, हमारे राष्ट्रीय सैनिक और महिलाएं और भूटान के सभी लोग आपके 75वें जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। इस खुशी के अवसर पर हम आपके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और लंबे जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और दृष्टिकोण की सराहना की। एक्स पर एक पोस्ट में लक्सन ने लिखा, पीएम मोदी जन्मदिन मुबारक हो। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डेब्यू सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड 18 सितंबर को रिलीज होने जा रही है। इसके रिलीज से पहले चंकी पांडे की पत्नी भावना पांडे ने आर्यन खान के लिए सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट किया है। उन्होंने आर्यन खान के बचपन की कुछ दुर्लभ तस्वीरें भी शेयर की। बता दें कि भावना पांडे आर्यन खान की मां गौरी खान की बहुत अच्छी दोस्त हैं, इसलिए भी वे आर्यन खान के डेब्यू को लेकर काफी भावुक हैं। वे आर्यन खान के इस प्रोजेक्ट के लिए काफी उत्साहित भी हैं। इस मौके पर भावना पांडे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लिखा, मेरा प्यार आर्यन, हम आपके सभी खास दिन को लेकर काफी उत्साहित हैं। दुनिया आखिरकार आपकी कड़ी मेहनत देख पाएगी। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। एक सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर बहुत जल्द नेटफ्लिक्स पर आ रही है। उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर इस पोस्ट के साथ स्टार किड आर्यन खान की कुछ पुरानी तस्वीरें भी शेयर की। इसमें उनके बचपन से लेकर आर्यन की कुछ लेटेस्ट तस्वीरें भी हैं। इसके साथ ही उन्होंने शाहरुख खान और गौरी खान को भी बधाई दी है और टैग करते हुए लिखा, आपको अपने बेटे पर नाज होगा। भावना पांडे की इस पोस्ट पर महिब कपूर ने कई लाल दिल वाले इमोजी के साथ अपना प्यार भेजा है। आर्यन खान की बहन सुहाना खान ने भी इस पोस्ट को लाइक किया है। द बैट्स ऑफ बॉलीवुड का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ था। इसमें बॉलीवुड की सच्चाई दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। इस सीरीज में तीनों खान पहली बार एक साथ दिखाई देंगे। ट्रेलर
ट्रेलर में रणवीर सिंह, सारा अली खान, एस राजमौली, बादशाह और दिशा पटानी की झलक भी दिखाई गई थी। द बैट्स ऑफ बॉलीवुड को गौरी खान ने प्रोड्यूस किया है। इसके गाने पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। शाहरुख से लेकर फराह खान तक इन गानों पर रील शेयर करती है। फिल्म के गाने टीवी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किए गए थे। इसे नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। इसके लॉन्च इवेंट में आर्यन खान ने अपनी मां गौरी खान को शो के प्रोड्यूस करने के लिए थैंक्स कहा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें देखने के लिए धन्यवाद। देश दुनिया की हर ताजा खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मिलेनियम न्यूज 24 के नाम से फॉलो करें। हमारा यूट्यूब चैनल मिलेनियम न्यूज 24 भी जरूर देखें। आप हमें एंड्रॉइड और iOS डिवाइसेस, एप्पल टीवी, roku टीवी, Amazon Fire टीवी और सभी स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। मनोरंजन और खबरों की दुनिया का आनंद ले मिलेनियम टीवी ऐप्स के साथ। एंड्रॉइड के लिए मिलेनियम टीवी USA और गूगल पर मिलेनियम न्यूज डाउनलोड करें। मिलेनियम न्यूज 24 का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद।